को बता सकते हैं, पुंछ के नागरिकों को नहीं बता सकते। उनको भी बता देते तो कुछ जाने बच जाती। हिंदुस्तान का विदेश मंत्री ये मुखबिरी कर रहा है, वो समझ रहा है बहुत बड़ी चीज की है कि हम हमला करने वाले हैं। राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता हैं, उनके ट्वीट और बयान से पाकिस्तान को मदद क्यों मिल रही है? ये वही लोग हैं जो कभी देश की संसद पे सवाल खड़े करते हैं, संविधान पे सवाल खड़े करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस खास शो में। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये कहावत हमें सिखाती है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। इतिहास के कुछ किरदार इतने लोकप्रिय होते हैं कि उनकी तुलना आज के समय की मौजूदा परिस्थितियों से करने की भी परंपरा रही है। इतिहास के किरदारों में हीरो भी होता है और विलन भी। इतिहास के उन्हीं किरदारों में से एक है मीर जाफर, तो दूसरा है जयचंद। गद्दारी और विश्वासघात के संदर्भ में इन दोनों के नामों का उदाहरण प्रखरता के साथ लिया जाता है। भारत की सियासत में एक बार फिर मीर जाफर और जयचंद सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की है, तो कांग्रेस ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की तुलना जयचंद से कर दी है। इस पूरे बवाल की शुरुआत विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को मैसेज भेजा था, जिसमें कहा था कि हम आतंकी ढांचों पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं करेंगे और इसीलिए सेना के पास एक विकल्प है कि वो इससे अलग रहें और इसमें दखल न दे। उन्होंने इस सलाह को न मानने का फैसला किया। विदेश मंत्री के इस बयान पर राहुल गांधी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दिया। राहुल गांधी ने सवाल किए कि हमारी ओर से हमला शुरू करते समय पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार ने ऐसा किया था। ऐसा करने के लिए किसने कहा था? इसकी वजह से हमारे एयरफोर्स को कितने विमान गंवाने पड़े। अब इसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें शेयर कर दी गई। राहुल गांधी की तस्वीर के साथ आसिम मुनीर को मिला करके अमित मालवीय ने पोस्ट किया। वहीं दूसरी तस्वीर में शहबाज शरीफ की पीठ पर राहुल गांधी को दिखाया गया। बीजेपी ने राहुल गांधी को मीर जाफर कह दिया, तो कांग्रेस ने भी विदेश मंत्री को जयचंद कहा और यह सियासी वार पलटवार का दौर चल पड़ा। और इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से चल रहा है ये आप देख सकते हैं। सियासी जंग छिड़ी हुई है। तो अब ये कब कैसे कैसे क्या हुआ है, ये किस तरीके से ये पूरी सियासत शुरू हुई है, इसको भी समझिए। मीर जाफर वर्सेस जयचंद विवाद की जो टाइमलाइन है, 15 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान दिया, बताया कि पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के एक्शन पर एस जयशंकर का यह बयान सामने आया और इसके बाद राहुल गांधी एक्टिव हुए। जयशंकर ने कहा था कि हम आतंकी ढांचों पर हमला कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान को बताया था कि हम ये पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं है, पाकिस्तानी आवाम पर नहीं हमला है, देश पर नहीं हमला है। ऑपरेशन की शुरुआत में पाक को यह मैसेज दिया था। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बताया, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं। यह भी 2 टूक साफ कर दिया था भारत के विदेश मंत्री ने, यह उन्होंने खुद बताया है। विदेश मंत्री के बयान पर ही विपक्ष ने सवाल खड़े किए और कहा कि 17 मई को राहुल गांधी ने जयशंकर के बयान पर एक बाकायदा पोस्ट करके लिखा और सवाल खड़े करते हुए पूछा भी। राहुल ने जयशंकर पर पाक को जानकारी देने का आरोप लगाया, कहा कि यह सरासर गलत था। 19 मई को राहुल ने एक्स पर फिर पोस्ट किया और इसमें भी क्या कहा समझिए। विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है। जो राहुल ने सवाल पूछे थे कि क्यों बताया गया, पहले बताया तो इससे कितने विमान हमने खोए, उनके ऐसा करने से वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। राहुल गांधी ने फिर यह भी सवाल उठा दिया। एस जयशंकर के बयान पर अब पीआईबी ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने आकर के सफाई दी है। बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है, यह भी पीआईबी ने बता दिया है। यानी भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह जवाब आप समझ सकते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसके बाद, जो आईटी सेल के हेड है बीजेपी के, उन्होंने तस्वीरें जारी की। तस्वीर में राहुल और आसिफ मुनीर का चेहरा मिला दिया, यानी कि पाकिस्तानी जनरल और राहुल गांधी क्या एक हो गए हैं, यह तंज था। दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी और शहबाज शरीफ को साथ में दिखाया गया है।
कि क्या दोनों मिले हुए हैं। अमित मालवीय ने राहुल को आज के समय का जयचंद भी बता दिया और कांग्रेस ने भी एस जयशंकर के आज का कांग्रेस ने जयचंद बताया, और ये दोनों तरफ से वार पलटवार का मीर जाफर वर्सेस जयचंद की पूरी सियासत शुरू हो गई। अब क्यों उदाहरण दिया गया मीर जाफर का, तो ये समझ लीजिए। मुगल जनरल हुआ करता था मीर जाफर, और क्या इस विश्वासघात के लिए मीर जाफर को इतिहास में जाना जाता है, एक प्रतीक के तौर पर माना जाता है। 1857 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का मीर जाफर ने साथ दिया था, और तभी से वो विश्वासघाती के तौर पर मीर जाफर को जाना जाता है। नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी करके अंग्रेजों के मददगार का बना था मीर जाफर। मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता कर लिया था, और जिसके बाद से ये कहानी बनी। सिराजुद्दौला के हार के बाद अंग्रेजों की सत्ता की नींव पड़ी थी। ये अपने आप में निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था पुरस्कार के तौर पर। और तो मीर जाफर को समझने के बाद अब जयचंद को भी समझ लीजिए। कन्नौज के राजा थे जयचंद, और पृथ्वीराज चौहान से जयचंद की दुश्मनी थी, और इसकी वजह से मोहम्मद गौरी के दिल्ली पर जब हमला किया तब जयचंद ने पहली बार के हमले में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था, लेकिन दूसरी बार फिर मोहम्मद गौरी ने हमला किया, और तब क्या हुआ था, ये यही से टर्निंग पॉइंट है इतिहास का। इस बार जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया, और इसी वजह से बताया जाता है कि विश्वासघात के चलते पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो गई, और तभी से जयचंद को विश्वासघाती के तौर पर माना देखा जाता है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विदेश मंत्री के हवाले से राहुल गांधी ने जो सवाल किए, उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। क्या कुछ कहा है बीजेपी नेताओं ने, अब आपको ये भी सुनाते हैं, इनको सुनिए। राहुल गांधी अपने ट्वीट और सवालों के जरिए पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के बयान को अपने डोजियर में शामिल करके भारत को बदनाम करता रहा है। जहां राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द बधाई के नहीं लिखे, वहां वो सवाल उठा रहे हैं जो दावे पाकिस्तान करता है। राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता हैं, उनके ट्वीट और बयान से पाकिस्तान को मदद क्यों मिल रही है, ये देश जानना चाहता है। देखिए, पहली बात ये कि वो अगर वहाँ वो पॉपुलर हो रहे हैं तो वहाँ उनकी क्या भूमिका होगी, वो तो मैं इसके लिए नहीं कह सकता। न मैं ऐसा कहूँगा कि वहाँ पे अपनी कोई भूमिका वो ढूंढें, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो है वो अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन अनपॉपुलर हो रहे हैं। पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी उनकी हिंदुस्तान में अनपॉपुलर बनाने की भूमिका में आ गई है। और इस वार पलटवार के बीच अमित मालवीय, जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, उनके ट्वीट से लेकर के एस जयशंकर के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया, तो इसको भी सुनिए। सरकार और राजनीतिक नेतृत्व से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जयशंकर ने खुद कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन शुरू होने के वक्त बता दिया गया था। आप पाकिस्तान को बता सकते हैं, पुंछ के नागरिकों को नहीं बता सकते। उनको भी बता देते तो कुछ जाने बच जाती, 1.5 दर्जन से ऊपर लोग बच जाते। हम इसलिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि 7 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसने मध्यस्थता करके सीज फायर करवाया है। यह भी कहा कि धमकी दी व्यापार रोकने की, तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोका। क्या सवाल नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। हमें सेना पर भरोसा है, सरकार पर नहीं। और सरकार से सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं कि एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिखाई या एस जयशंकर ने नहीं दिखाई। चलिए, एस जयशंकर की करीबियां हम जानते हैं अमेरिका से। मोदी जी की क्या करीबियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, क्या राज हैं उनके अमेरिका के पास कि उनका मुंह नहीं खुलता अमेरिका के सामने। हिंदुस्तान का विदेश मंत्री ये मुखबिरी कर रहा है, वो समझ रहा है बहुत बड़ी चीज़ की है कि हम हमला करने वाले हैं, और एक तरफ भारत के जवान आतंकवादियों ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं और वही आतंकवादी मारे नहीं जा रहे हैं। तो विदेश मंत्री जी, ये जो चूक नहीं कहेगी,
ये एक अपराध है, जो अपराध आपने किया है। और इसीलिए तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, बताओ ना कितने प्लेन गिरे। आरोप गंभीर हैं और संदर्भ भी बहुत गंभीर है, लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? संजीव श्रीवास्तव साहब विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद सिंह राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपसे, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक मसला है, सवाल विदेश मंत्रालय से है, विदेश मंत्री के बयान को लेकर के सारा विवाद ये खड़ा हुआ है, तो आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि जो विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि पाकिस्तान को पहले आगाह किया कि हम ये हमला पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान की सेना पर नहीं, पाकिस्तान की आवाम पर नहीं, बल्कि आतंक पर कर रहे हैं, आपके पास विकल्प है, आप किनारे रहें। क्या ये मुखबिरी थी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री की, पाकिस्तान को मदद पहुंचाने के लिए? किस तरह से इसको देखा जाए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसे मैं जरा भी कहीं भी कोई चूक भी नहीं मानता हूं। और मैं ये मानता हूं कि हमारे विदेश मंत्री CS जयशंकर हो या हमारी जो पूरी सरकार हो, उसने एक बहुत ही मैच्योर जो है स्टेप ये लिया। और रणनीतिक जो थिंकिंग में एक टर्म होता है अजय जी, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन। स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन रणनीतिक जो सूचना जो होती है, संवाद जो होता है, उसका एक विशेष महत्व होता है। पहली बात मैं ये आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि भारत की सरकार के द्वारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट था कि ये जो ऑपरेशन है वो एंटी टेरर ऑपरेशन होगा। और ये जो ऑपरेशन है उसमें भारत ये स्पष्ट था। और भारत की तरफ से जाहिर है कि सारी स्पष्ट तरीके से कम्युनिकेशन किया गया कि ये पाकिस्तान के ऊपर कोई युद्ध थोपने हम नहीं जा रहे हैं। और पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस टारगेट पे नहीं है, पाकिस्तान के सिविलियंस टारगेट पे नहीं है। और ये जो पूरी कार्रवाई है, ये आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंकवादियों के ठिकानों पर ये कार्रवाई भारत करने जा रहा है। उसका 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 भी रीजन बहुत स्पष्ट था कि इन आतंकियों ने पहलगाम में जिस आतंकी कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उसका जवाब, उसका माकूल जवाब ये भारत, नया भारत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत देगा। और इसी ये जो भारत का जो दृष्टिकोण था, उसको आप देखिए तो ऑपरेशन के बाद हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने और हमारी थल सेना और वायु सेना की 2 महिला अधिकारियों ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो ऑपरेशन था वो नॉन एस्केलेटरी था, वो एंटी टेरर ऑपरेशन था, वो प्रोपोर्शनेट था, वो कंसिडर्ड था, वो एक ऑपरेशन इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि इसमें आतंकी ठिकानों को टारगेट किया जाए। उसे हमने बहुत सफलतापूर्वक किया। और अपना जो पूरा डिसेप्शन है, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, उसको पूरी तरीके से मेंटेन किया। यदि जो विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं, उनको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। जैसे कि हमारे विदेश सचिव ने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमने कोई कार्रवाई की है, क्रेडिबल तरीके से कार्रवाई की है, एक रोग नेशन की तरीके से कार्रवाई नहीं की कि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं, 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है। और ऐसे में एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करके ये बता दिया गया कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ऐसा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे इसमें पड़ेंगे तो आपको बड़ी क्षति होगी। ठीक है। और आपके लिए बेहतर ये होगा कि जो स्टे अवे, जैसे उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, उनको समझने की जरूरत है कि ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन था वो पाकिस्तान की सेना को एक चेतावनी थी कि हम ये ऑपरेशन करेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और आपके पास ये निर्भर करता है कि आप उसमें रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते। यदि आप उसमें इंटरवीन करेंगे तो आपको क्षति उठानी पड़ेगी, जो कि हमने करके दिखा दी। 11 एयर बेसिस को तबाह किया है। और पाकिस्तान की सेना यदि और हमने ये अपने पहले ही प्रेस ब्रीफिंग में हमारे विदेश सचिव ने बता दिया था कि यदि आप एस्केलेशन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा रिस्पांस भी उसी तरफ से बढ़ेगा। लेकिन यदि आप एस्केलेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हमारी जो कार्रवाई है वो आतंकवाद तक सीमित रहेगी। ठीक तो बात है। ये जो और यही इरादा भी था, मकसद भी था। एक बात मैं अजय जी कहना चाहता हूँ, नहीं अजय जी एक बात, मैं दोबारा आऊंगा। ऐसी पार्टी जो कि 5 दशकों तक जिसने देश पर शासन किया है, कई युद्ध लड़े हैं, उनके नेता के द्वारा इस तरीके का बयान देना
कि देश के विदेश मंत्री ने इस तरीके की बात शत्रु को बता दी? ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। ये जिम्मेदारी भरा व्यवहार उन्होंने दर्शाया है। एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन भी कुछ होता है, ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी ने absolutely. कई युद्ध लड़े हैं, जी। शुरुआती से कई युद्ध लड़े हैं। क्या उनके पास स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की समझ नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। ये सवाल पे पूछने से उठाने से पहले उन्हें अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि उन्हें रणनीतिक मामलों की कितनी समझ अरविंद है। सिंह जी भी है, राजनीतिक कहूंगा विश्लेषक हैं, जो आप राजनीतिक सवाल जो उठा रहे हैं उसको लेकर के। अरविंद जी, तो आपने सारी बात विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी से आपने सुना। अब सवाल है कि राजनीति में बातों को तोड़ा भी जाता है, मरोड़ा भी जाता है, ताकि अपने पॉइंट स्कोर किया जाए, एक दूसरे के ऊपर में सभी सियासी दल ये करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह का ट्रिवियलाइजेशन ऑफ द इशू कितना सही है? ये कितना ये हमारे देश के लिए हितकर है, हमारे पॉलिटिक्स के लिए हितकर है? देखिए, भारतवर्ष की एक श्रेष्ठ परंपरा रही है कि घरेलू इश्यूज पर चाहे जितने भी मतभेद हों, लेकिन जहां विदेश नीति की बात आती है और दुश्मन मुल्क की बात आती है, वहां सभी एक स्वर में बोलते रहे। ये भारतवर्ष की श्रेष्ठ परंपरा रही है। लेकिन वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विपक्ष में है, उसको सवाल पूछने का अधिकार है, और उनको लगा कि एस जयशंकर कुछ बोल रहे हैं, आपत्तिजनक है। आपने प्रश्न पूछा, एस जयशंकर ने उसको क्लैरिफाइड किया, विदेश मंत्रालय ने उसको उस पर स्पष्टीकरण दे दिया, उसके बाद बात समाप्त हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सेम बात को बार बार रिपीट की जा रही है। मुझे लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये जो नई परंपरा डाली जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए, हम भारत जब आजाद हुआ तब से लेकर और आज तक के इतिहास पे नजर डालें तो 1962 का युद्ध हुआ। उस युद्ध में उस समय भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी, लेकिन भारतीय जनसंघ था, और उसके एक बड़े सीनियर नेता होते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप देखेंगे, खंगालेंगे इतिहास तो उनका पत्र पड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हैं कि घरेलू विषयों पर पंडित जी भले ही हम बटे हों, लेकिन जब बाहरी आक्रमण का सवाल है तो हम एक हैं। उस समय भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ने चढ़ बढ़ के सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के काम किया, और सीमा पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया। यही कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमाम विवाद और मतभेदों के बावजूद 1962 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। और दूसरा उदाहरण मैं रखना चाहूंगा 1971 का। आप देखिए, संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण उस समय का, आपको लगेगा नहीं कि कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है, आपको लगेगा कोई पक्ष का नेता बोल रहा है। तो हमारी श्रेष्ठ दुर्गा कहकर पुकारा था, उससे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे हम सीख सकते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस और विशेषकर जो गांधी नेहरू परिवार है, उनकी एक मानसिकता है कि प्रधानमंत्री की ये जो कुर्सी है, ये केवल और केवल गांधी नेहरू परिवार के लिए होना चाहिए, कोई व्यक्ति इस पर बैठ नहीं सकता है। यही कारण है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी मुझे इशू याद नहीं है जिस पर विपक्ष ने उनका सपोर्ट किया हो। वो कुछ भी करते हैं, विपक्ष उनका विरोध करता है, खासकर कांग्रेस विरोध करता है। ओके, अब मैं जरा ये भी सुनना जरूरी है कि आखिर क्या कहा था जयशंकर साहब ने इस पूरे विवाद के बीच में। आपको फिर से एक बार विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान सुनाते हैं जिस पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस हमलावर है। सुनिए। We achieved the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position that because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice.
मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है संजीव जी, अरविंद जी रिएक्शन के लिए। संजीव जी, दूसरा बड़ा सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया कि कितने विमान इस वजह से हमने खोए। आर्मी ने तो जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया गया। आर्मी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार बताया, डीजीएमओस ने हमारे सारे बताए, फिर यह सवाल उठाने का क्या मतलब होता है? देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे समय में कि जब अभी भी हम कम्बैट की सिचुएशन में हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और हमारी सेनाओं की तरफ से ये कहा जा चुका है कि हम अभी इस तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करना चाहेंगे जिसका कि इस्तेमाल एडवर्सरी करे, और एडवर्सरीज को हम कोई ऐसा जो है मौका नहीं देना चाहते। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लगातार मौके दे रही है। कांग्रेस पार्टी के जो बयान आपने देखे वहां पर किस तरीके से वो चलाए जा रहे हैं और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने तमाम प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा है, जबकि एक ऐसा राष्ट्र जो कि अपने आतंकवादी कृत्यों के लिए कुख्यात है, विश्व का सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन जहां पाया गया था, जहां पर अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आधे से ज्यादा आतंकी वहां पर शरण लिए हुए हैं, उससे आप जिम्मेदारी की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन भारत के तरफ से जो हमारे विदेश मंत्री का जो बयान था वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बयान था। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, यदि पाकिस्तान को ये पता चल गया तो उसने आतंकी हमलों को रोकने में उसको क्यों नहीं सफलता मिली? हमने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो हम ये भी कह सकते हैं कि कह के सफल ऑपरेशन किया है, बिल्कुल सफल ऑपरेशन किया है। और यदि राहुल गांधी जी और को पाकिस्तान पूछना कुछ है नहीं कर पाया, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये पूछें कि हमने पाकिस्तान के कितने विमान गिराए। ये तो सवाल आप पूछेंगे नहीं, आपके विमान कितने गिरे, हमारे विमान कितने गिरे, अभी बता दीजिए। अभी जब लड़ाई चल रही है, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सर बस टाइम नहीं है, आई एम सॉरी सर। अरविंद जी, तो ये वैसा ही सवाल है जैसे ये पूछा गया कि बालाकोट में हुआ क्या वहां पर सिर्फ कुछ चिड़िया मरी? ये सालों तक कांग्रेस पूछती रही, अभी भी पूछा है। देखिए अजय जी, जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, वर्तमान कार्यकाल जो है कांग्रेस का, इसके कारनामों को काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा लो है, कांग्रेस की सबसे बड़ी गिरावट है। आज कांग्रेस दुर्भाग्य से बार बार वही प्रश्न पूछती है जो पाकिस्तान पूछता है। मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी की क्या मजबूरी है कि बार बार उस प्रश्न को दोहराते हैं जो पाकिस्तान उठाता है। इतिहास राहुल गांधी को इस रूप में याद करेगा कि जब भारतवर्ष एक दुश्मन से सामना कर रहा था, उस समय अपने नेतृत्व का साथ देने की जगह पे राहुल गांधी वो सब प्रश्न उठा रहे थे जो उनका दुश्मन उठा रहा था। धन्यवाद जो भारत का दुश्मन। धन्यवाद, इतना ही वक्त था अरविंद जी मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन संजीव जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि पाकिस्तान की हकीकत को भी समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? अपने उसी हारे हुए जनरल को प्रमोट कर रहा है, सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचा रहा है, उसी मुनीर को, मुल्ला मुनीर को। तो आखिर यह क्या पैंतरा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान में चल क्या अब रहा है, इसे भी समझिए कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ।